जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और मेरे साथ मेरे मित्र हैं गौरव बंसल जी। अभी पिछले दिनों आपने मेरे मित्र हैं साहिल रघुवंशी जी, उनके साथ मैंने 4 वीडियोस बनाए और साहिल रघुवंशी जी ने आपके साथ ना अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। तो साहिल रघुवंशी जी से मेरा पहली मुलाकात मेरी और गौरव जी हम दोनों की जब हम लोग वो विजयोत्सव में गए थे ना लखनऊ, तब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। इनकी भी पहली बार हुई। तब हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। वो तो जब हम उनके साथ उन्होंने क्या हुआ कि हमको दोनों को दिल्ली आना था तो उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। हमारे साथ एक और हमारे मित्र थे संजय त्रिवेदी जी, तो हम तीनों उनकी गाड़ी में उनके साथ आए। रास्ते में वो 6-7 घंटे का सफर था, तो ऐसे ही मैंने पूछ लिया आपकी क्या, ऐसे आप क्या करते हैं? तो उन्होंने साहब कहानी सुनानी, तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब मैं मास्टर सेल्समैन हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड किया, तो मैंने उससे पूछा अपनी कहानी सुनाओ। तो अब उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की और आप ये समझ लीजिए कि लखनऊ से हम दिल्ली चले आए गाड़ी चलाते हुए और उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। गाड़ी को ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ा और गाड़ी को ब्रेक नहीं लगी, हमने कोई ब्रेक नहीं लिया 7 घंटे और लगातार वो गाड़ी चलाते रहे, अपनी कहानी सुनाते रहे। अच्छा, बीच बीच में ना मैं कहानी बंद कर देता था। मैं उनसे बोलता था कि ऐसा कहानी बंद कर लो, थोड़ी देर गाड़ी चला लो। तो जब वो गाड़ी कहानी नहीं सुना रहे थे तो उनकी गाड़ी चलती थी 130, 40, 50, 60 पे, और जब कहानी सुनाने लगते थे तो वो 90, 100 पे आ जाती थी। खैर, तो हम लोग बड़े मजे से उनकी कहानी सुनते आए। फिर वो 4 एपिसोड हमने बनाए इस चैनल के लिए, वो आप सबने देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले हैं ढूंढ लीजिए, वैसे कोशिश करेंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल देंगे। तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे आज। तो गौरव भाई, आप तो उनसे पर्सनली मिले, वो कहानी आपने उनके मुंह से भी सुनी और मेरे वो 4 वीडियोस भी देखे हैं। अच्छा, उन वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आए ना, तो वो तो हालांकि बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, लोगों ने वाकई बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। पर कुछ लोग होते हैं ना जो भाग्यवादी होते हैं, उनको एक भाग्य का रोना होता है कि अरे नहीं, उनका भाग्य अच्छा था, किस्मत भी कोई चीज होती है। तो भाग्यवादी लोग ये बोल देते हैं कि ऐसी सफलताओं को ये कह के खारिज करते हैं कि साहब इट वॉज लक। तो आपको लगता है कि साहिल सूर्यवंशी ने जो कुछ हासिल किया वो वाकई सिर्फ एक लक था, या इसके पीछे उस आदमी की मेहनत थी, या एक आम आदमी, एक आम लड़का, एक युवक भी क्या साहिल रघुवंशी सूर्यवंशी बन सकता है? इस पे आपका क्या टेक है, ये बताइए। ये मैं आपको जरा ये फिक्स कर दूं ऐसे। तो अब गौरव जी, हम बात करते हैं कि क्या आपको क्या, व्हाट इज योर टेक? नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने डाउट भी किया। हाँ, कि क्या ये कहानी वाकई सच भी है उनकी? हाँ जी, कुछ लोगों ने डाउट किया अगर इसका 25% भी सच है तब भी विलक्षण है। कि अगर ये 75% झूठ है और सिर्फ 25% भी अगर ये कहानी सच्ची है तो भी विलक्षण है, एक ऐसा भी कमेंट आया है। तो वैसे तो हम लोग साहिल जी से मिले, उनकी पूरी बात सुनी, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं था, कहीं से हमें नहीं डाउट लगा। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग सवाल उठाएंगे, तो मैंने उस चीजों को वेरीफाई किया। आपने वेरीफाई किया? हाँ जी, मैं 20 साल से दिल्ली में वो न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर में ही वो 5 रुपए डिलीवरी वाला काम करते थे, और आपकी कोचिंग जो है ओल्ड राजेंद्र नगर में है, और ओल्ड राजेंद्र नगर से इनका बड़ा पुराना वास्ता है। हाँ जी, हाँ, तो 8 साल से मैं क्योंकि आपकी कोचिंग वहां चलती है। हाँ जी, तो जो उन्होंने मुझे प्रिंटिंग प्रेस बताई, जिस टॉवर में बताई, वो दूसरा टावर में, हाँ जी, मुझे पता लगा, मैंने वहाँ पता लगाया तो कि वो टॉवर में थी और वो बेची गई थी किसी गुप्ता जी को, और वो सब मुझे जानकारी मिली। और साथ में उन्होंने जो मैरिज ब्यूरो बताया, जिस मैरिज ब्यूरो से फिर वो आगे उनके प्रिंटिंग प्रेस वाले के संपर्क में, वो मैरिज ब्यूरो एग्जैक्टली वही है लक्ष्मी नगर में जहाँ उन्होंने बताया, उसी नाम से। अच्छा जी। हाँ जी, इसके अलावा वो वहाँ पे जो लाइब्रेरी और वो जो सूर्यवंशी लाइब्रेरी का आपने मुझे बहुत बड़ा होर्डिंग दिखाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जो बता रहे हैं ना सूर्यवंशी लाइब्रेरी, जी जी, उसका होर्डिंग आपने मुझे हाँ, वो राजेंद्र नगर में लगा वो, और बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे। हाँ जी जी। और जी, इनकी लाइब्रेरी और डिलीवरी सर्विस तो मैंने वेरीफाई की है, क्योंकि वो तो मेरे पड़ोस में थी, मुझे नाम नहीं पता था, किंतु ये पता था कोई करता है, और मैं हमेशा ताज्जुब करता था कि कोई कैसे कर रहा है। 5 रुपए में डिलीवरी कैसे दे देता है, ये क्या बिजनेस मॉडल है? क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट से सुना था, जैसे किसी से बात हुई कि ये बुक ले लेना, तो कहते सर बुक तो आजकल घर आ जाती है।
तो स्टूडेंट्स कभी कभी कहते थे, अब मैंने वेरीफाई किया तो उन्होंने मुझे सही नाम बताया। वो साहिल नाम से नहीं जानते थे, लेकिन वो सूर्यवंश के नाम से जानते थे। वो शायद साहिल जी के छोटे भाई को जानते होंगे, लेकिन उनकी 3-4 बातें जो मैंने वेरीफाई की वो सब सत्य थी। अब ऐश्वर्या राय वाली, वो ऐश्वर्या राय के बारे में हमें कहानी बता रहे थे ना। हाँ जी, वो क्या थी वो स्टोरी? जी आपके दोस्त थे कोई? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ऐश्वर्या राय वाली कहानी के वो मुंबई गए होंगे और प्रपोज किया होगा, मैं बता दूं कि मैं इस प्रकार की 2 और कहानियां जानता हूं जहां लोगों ने ये किया है। देखिए, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं और करने वाले कर जाते हैं। एक सूर्यवंशी जी की एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा जो है, और उनका एक बड़ा अच्छा गुण है कि वो शर्माते नहीं हैं। वो किसी की भी डोरबेल बजा सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी से गाली खाने से नहीं डरते, किसी भी प्रकार की झिझक उनमें नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ये कर जाएगा, आप ये मान के चलिए। और मैं अपने एक मित्र की 2 मिनट की कहानी बताना चाहूँगा। मेरे एक मित्र है वैभव टंडन जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़े थे और अभी एक बहुत फेमस लॉयर हैं। तो जब वो छात्र थे तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था संगीत में, नृत्य में, कला में। तो क्लासिकल म्यूजिक वो फॉलो हाँ जी, वो सभी कॉन्सर्ट्स अटेंड करते थे दिल्ली में, कमानी ऑडिटोरियम, श्रीराम सेंटर, उस एरिया में बड़ा घूमते फिरते थे कॉलेज के बाद। तो वहाँ पे उन्होंने सोनल मानसिंह जी का परफॉर्मेंस देखा, जो बहुत ही मशहूर एक ओडिसी, हाँ, ओडिसी की नृत्यांगना है। तो वो मेरे अच्छे मित्र थे, तो मुझे कभी कभी कहते थे, यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सोनल मानसिंह जी का, और मैं एग्जाम छोड़ के उनका कॉन्सर्ट देखने जा सकता हूँ। तो हम लोग भी मानते थे, हाँ होंगे, कला के प्रशंसक अच्छे हैं। फिर वो धीरे धीरे जो वो उनका ऑब्सेशन था ना, वो इतना बढ़ता गया। वो सेकेंड ईयर में आके कहने लगे, यार मुझे तो प्यार हो गया सोनल मानसिंह जी से। और मैं मजाक उड़ाता था, यार उनकी कम से कम शर्म करो यार, तुम उनकी उम्र देखो, तुमसे बड़े उनके बच्चे होंगे आज। तो वो कहता था, अरे यार प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। तीसरे साल में वो हमसे कहने लगा, यार सोनल मानसिंह जी का परफॉर्मेंस मैं 4-5 बार देख चुका हूँ, अब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उनके सामने खड़ा होकर एक दिन प्रपोज करूंगा। अगर ये वीडियो किसी प्रकार अगर सोनल मानसिंह जी तक भी पहुंचा ना, वो कंफर्म करेंगी कि वैभव टंडन नाम के लड़के ने 2005 में उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका एक परफॉर्मेंस था स्पीक मैके का, उसमें उन्हें प्रपोज किया था। मेरे आगे के बाद फिर क्या हुआ? सोनल मानसिंह जी ने बड़ा हंस के कहा, देखिए मैंने आपको काफी बार अपने परफॉर्मेंस में देखा, आप आते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग आते हैं आजकल नृत्य देखने, तो वो दिख जाता है, और बेटा तुम लेट हो गए। तो ऐसा संभव है जी। तो साहिल जी जो है वो ऐश्वर्या राय के पास पहुंच गए थे। हाँ जी, तो मुझे कम से कम ये अजीब नहीं लगता। अच्छा खैर चलिए, मुझे तो अच्छा, अब चलिए जोक्स अपार्ट, एक मुझे बात बताइए। हाँ जी, कोई आम लड़का साहिल रघुवंशी बन सकता है? आखिर साहिल की सक्सेस का राज क्या है? उनके देखिए, एक कहा गया है ना कि महान लोग कुछ भी काम नया नहीं करते हैं, वो एक सामान्य काम को अलग ढंग से करते हैं जी। तो साहिल रघुवंशी की सक्सेस का राज क्या है, आप बताइए मुझे। जी, साहिल रघुवंशी जी की सक्सेस के 3 मुख्य कारण मैं कहूँगा, हालांकि बहुत सारे होंगे, मुख्य कारण 3 हैं। एक तो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग, अथक परिश्रम उन्होंने किया है जीवन में। दूसरा, वो बहुत इनोवेटिव है, वो चीज़ों को पकड़ते हैं, बहुत अच्छे लिसनर हैं और सुनते हैं और उसमें अपने काम की चीज़ ढूंढ लेते हैं। और तीसरी बात, लोग सुनते भी हैं, प्लान भी बनाते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, वो उसी दिन उस पर एक्शन ले लेते हैं, वो कल पे नहीं छोड़ते बात को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइडियाज उनके दिमाग में चलते नहीं रहते, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे मैं खुद 7 सालों से चाह रहा हूँ किताब लिखूं, 6 किताब में शुरू कर चुका हूँ, 2-2 चैप्टर लिख के आज तक पढ़ी है। मेरे अंदर ये कमी है, मैं खुद इस बात को मानना चाहूंगा यहाँ कि मैं किताब, आपकी तो 2 चैप्टर लिख के, मेरी किताब लिख के, टाइप सेटिंग हो के, सब कुछ तैयार पड़ी, उसको खाली बोलना है, हाँ बेटा छाप दे, और 2 साल से पढ़ी है जी। मैं 6 किताबें शुरू कर चुका हूँ, अकेडमिक, नॉन अकेडमिक, सब लिम्बो में, 5-5 चैप्टर, 2-2 चैप्टर। तो ये जो कमी है ना, यही कमी शायद हम में से 90% लोगों को पीछे रखती है, और ज्यादा लोगों को। क्योंकि कोई भी काम जब आप सोचे तो उसे क्रियान्वित कर दें, बस प्लान ना बनाए, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ना, पंचवर्षीय योजनाएं बन के रह जाती हैं। अच्छा, एक चीज मैंने उनकी और एक बहुत अच्छी देखी कि उन्होंने बहुत बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। उनको पैसा कमाने की, या उसको मैं एग्जैक्टली पैसा कमाने की नहीं, कुछ करने की ललक 8 साल की उम्र में पैदा हो गई थी, नंबर 1। नंबर 2, वो एक सामान्य गतिविधि, उनके पिताजी
उनसे बीड़ी मंगाते थे हाँ जी। और उसमें उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली थी। हाँ जी। तो और बिना पूंजी, अच्छा, उनका हर काम बिना पूंजी के स्टार्ट हुआ। हाँ जी। तो मैं एक बचपन के ऊपर एक किस्सा सुनाऊंगा, बड़ा मशहूर किस्सा है जी। वॉरेन बफे जी को सब जानते हैं, लीजेंडरी इन्वेस्टर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वॉरेन बफे जी की भी स्टोरी शुरुआत की ऐसी है, 8 साल की उम्र में उन्होंने भी 8 साल में शुरू किया। अच्छा। हाँ जी। वॉरेन बफे के ऊपर मैं किताब लिख चुका हूँ एक ये किताब मेरी पब्लिश भी हुई है, माफ कीजिए, एक पब्लिश हो चुकी है। अच्छा। बहुत छोटी थी इसलिए मैं किताब में नहीं गिनता, लेकिन हाँ, वॉरेन बफे की बात करते हैं। वॉरेन बफे जो हैं, वो एक बार पिताजी से पॉकेट मनी मांग रहे थे और उनके पिताजी ने कहा, ये देखो बच्चे लेमोनेड बेच रहे हैं, नींबू पानी बेच रहे हैं, तुम भी बेचो और तुम कुछ पैसा कमा के लाओ, फिर देखते हैं, हम फिर डिसीजन लेंगे। तो वॉरेन बफे ने जब नींबू पानी बेचना शुरू किया तो पता नहीं क्या लक था, कभी कभी लक साथ देता है या उनका नींबू पानी अच्छा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा नींबू पानी बेच दिया और उनके हाथ में एक्चुअली $300 के आसपास की सेविंग आ गई। अब वो पिता उस जमाने में थे और वो पिताजी के पास, अमाउंट पे मत जाइए, ये ऊपर नीचे हो सकता, उतना याद नहीं है देखे, लेकिन फिर भी उनके पास एक ठीक ठाक, हाँ, ठीक ठाक अमाउंट उनके पास आ गया। अब वो 250 था 300 था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ लगभग ऐसा। तो वो लेके पिताजी के पास गए। अब उनके पिताजी ने उन्हें सीधा कहा, बेटा जब इतना कमाई लाए हो तो अब इन्वेस्ट करो। अच्छा। तो वॉरेन बफे दिमाग खो जाते रहे, 2-3 दिन तक सोचते रहे मैं क्या करूं इतने पैसे का। कुछ सोचा कि साइकिल ले लूं, फिर सोचा नहीं ये ले लूं, वीडियो गेम ले लूं अपने लिए। उन्होंने पहले यही सोचा था कि मैं कुछ अपने लिए खरीद लूंगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं, पिताजी ने कहा इन्वेस्ट करो। तो उन दिनों में वीडियो गेम नए नए आए थे, ये अर्ली 80s की बात है या लेट 70s की। तो ये पैकमैन और इस प्रकार के गेम आए थे जिनको लोग बड़े बड़े कंसोल पे ऐसे ऐसे खेलते थे खींच खींच। तो उन्होंने इस प्रकार के 2 कंसोल सेकेंड हैंड खरीद लिए और उन्हें बड़े आसानी से इस प्रकार की डील मिल गई और उन्हें घर की बेसमेंट में रखा और 10-10 सेंट में पड़ोस के बच्चों को गेम खिलाने लगे। अब सर 2 महीने में उन्हें देखा कि यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, इससे ज्यादा पैसा तो मैं लेमोनेड में कमा रहा था, कुछ तो कमी है इस बिजनेस मॉडल में, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने 2-3 महीना कुछ कुछ जो पैसा आ रहा था खर्च नहीं करते थे, उसे सेव किया और एक फ्रिज खरीद लिया और कोल्ड ड्रिंक लाके उसमें रख दिए। अब उन्होंने देखा जितना मैं गेम से नहीं कमा रहा हूं उससे ज्यादा मैं कोल्ड ड्रिंक बेच के कमा रहा हूं। जो बच्चा खेलने आता है खेलते खेलते 2 कोल्ड ड्रिंक पी जाता है। और यहां से वॉरेन बफे ने अपनी पहली पूंजी लगभग $5-6 हजार बनाई, बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में। और उसके बाद फिर वो रुके नहीं सर, उसके बाद वो जीवन भर कुछ ना कुछ छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस करते ही रहे और फिर वहां से उन्होंने सीखा कि व्यापार कैसे बनता है। छोटा काम करने में शर्माओ मत। बिल्कुल जी। और ये तो मतलब धरती के एक समय इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, सबसे धनी व्यक्ति रहे हैं। और ये अगर अगर साहिल रघुवंशी ने जो वो कहा ना ₹5 में डिलीवरी, हाँ जी, तो कहते हैं यार ₹5 डिलीवरी के मिलते थे और अगर कोई सामान मंगाता था तो ₹1 या 54 उससे उसके एमआरपी पे जो कमीशन भी तो मिलता था ना। बिल्कुल मिलता था जी। तो उन्होंने सिर्फ 5, ₹5.5, ₹6 का काम शुरू किया। हाँ जी, तो हालांकि ₹6 तो वेरी स्मॉल अमाउंट एक डिलीवरी बिल्कुल पे, है जी। पर इसके बावजूद ही मेड इट वेरी बिग। बिल्कुल जी, जैसे उन्होंने बताया कि सिगरेट, लड़के सिगरेट बहुत पीते हैं तैयारी करने वाले, तो सिगरेट के लिए हमें ना आना है ना जाना है, सभी सिगरेट की सभी डब्बी जेब में लेके चलेंगे, थैले में, जेब में लेके चलते थे ना। हाँ, थैले में लेके चलते थे और ₹10 लेते, वो ₹5 सिगरेट पे भी, एक सिगरेट पे भी ₹5 लेते थे, डिब्बी पे नहीं, एक सिगरेट पे। तो सिगरेट जो ₹11 की आती है वो उनको पहले ही ₹9 की मिलती थी, वो थोक में खरीदते थे और उसके बाद ₹5 प्रीमियम लेके वो उसको ₹16 का बेचते थे। वेरी हैंडसम मार्जिन। हाँ, अब मार्जिन अच्छा हो गया ना। हाँ। और इसके लिए कहीं ना आना पड़ा ना जाना पड़ा। अच्छा, उसमें एक और उन्होंने बताया कि लड़के पूरी डिब्बी ज्यादातर नहीं खरीदते थे, एक एक ही मंगाते थे, क्योंकि पूरी डिब्बी खरीदेंगे तो पूरी पी जाएंगे, तो वो एक सिगरेट मंगाते थे। मैं खुद सिगरेट पीता था सर उस समय और मैं भी यही करता था। मैं अगर डिब्बी रखूंगा तो मैं दिन की 5-6 पी जाता था और अगर मैं एक एक करके ले रहा हूँ तो मैं दिन में 1 कभी 2, तो इस तरह से ना हम स्मोकिंग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने साहिल रघुवंशी की, यदि यार रघुवंशी दुर्वंशी में बड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए रघुवंशी दुर्वंशी में आप कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये सूर्यवंशी ही है, सूर्यवंशी है वैसे। गलती से रघुवंशी बोल जाए तो हम कोई बोल जाए तो डोंट माइंड। हाँ जी। दूसरी चीज है, उन्होंने जो भी काम किया ना, सबसे पहले तो हाँ जी, जो उनके शौक थे, हाँ जी,
उसी को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। ये बहुत जरूरी है जी, क्योंकि इसकी वजह से आपका इंटरेस्ट कभी नहीं उसमें जाता है। जो आजकल कहते हैं ना अपना पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो, हाँ, पैशन फॉलो करो। तो वो उन्होंने बहुत पहले से किया था। ये 3 इडियट और ये सब तो बहुत बाद में आया है। हाँ जी। लेकिन पैशन फॉलो करने में जो आजकल हम कहते हैं ना रिस्क है, तो वो काफी सारे लोग पीर प्रेशर में आके, दूसरों के प्रेशर में आके आजकल पैशन फॉलो कर रहे हैं। वो पैशन उनका जेन्युइन पैशन नहीं है, बस वो आजकल फोटोग्राफर बनने का ट्रेंड है तो हम भी बन जाएंगे, वो पैशन फॉलो करना नहीं। पैशन फॉलो करना है जब आप रात रात भर जागकर एक फोटो लेने के लिए बैठे रहे, वो पैशन है। जब अब तक आपके अंदर उतना पैशन नहीं, आप मत फॉलो कीजिए। पहले पहचान लीजिए मुझ में वो पैशन है या नहीं। साहिल जी की ये था कि उन्होंने सीधा कॉमिक्स का काम या उसका काम शुरू नहीं कर दिया था। पहले उन्होंने बताया कि कॉमिक्स की उन्हें बहुत बुरी लत लगी थी, और वो जो बीड़ी और उससे जो पैसा बचता था ना, वो थोड़ा पैसा नहीं था, काफ़ी पैसा उन्होंने बचाया, और लगभग 3,000 रुपये की कॉमिक्स उन्होंने पहले इकट्ठी कर दी थी। और उन्होंने देखा कि वो लगभग उनके पास जो आखिरी पैसा भी है उससे वो कॉमिक्स खरीद रहे हैं। तो वो पैशन छोटा मोटा पैशन नहीं था, वो उनका बस मन था कि मैं जितना पढ़ सकूं मैं पढ़ूं। Then he found a way हाँ, to earn out of that passion. हाँ, क्योंकि वो पैशन को फाइनेंस कैसे करें आगे। हाँ, तो पैशन ने ही आगे रास्ता उन्होंने दिखाया, क्योंकि बीड़ी कोई सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है ना, हमेशा चलता रहेगा। तो वो कॉमिक्स से उनको आइडिया है, अब इतनी इकट्ठी हो गई है तो किराए पे देना शुरू करो। और सर ये वैसे बहुत अनकॉमन नहीं है, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरे पड़ोस में सोनीपत में भी बहुत बच्चे करते थे, और मैंने भी कॉमिक्स किराए पे दी हैं। बहुत अधिक मेरे पास संकलन नहीं था, 50 के आसपास थी, मैं भी 2-2 रुपये में किराए पे देता था। 15 रुपये की कॉमिक्स आती थी, खर्चा नहीं निकलता था, शौकिया कि कुछ आ जाएगा। अच्छा। हाँ जी। और दिल्ली में भी मैं मेरे नाना के यहाँ जाता था, वहाँ पे भी 4-5 बच्चे, मतलब जहाँ भी मैं रहा हूँ बच्चे किराए पे देते हैं। तो तब तक ऐसा कुछ बहुत विलक्षण नहीं था, ये करते हैं लोग। लेकिन वही बात है ना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद उनकी मैंने एक और क्वालिटी देखी थी साहब, हाँ जी। कि उन्होंने कोई भी काम पूंजी वाला नहीं किया। हाँ जी। जीरो कैपिटल से काम शुरू किया जी। और जीरो कैपिटल से एक ही काम हो सकता है सर, सेल्स एंड मार्केटिंग। हाँ। हाँ जी। और कोई काम दुकान नहीं खोल सकते आप जीरो पूंजी से। आप सेल्स एंड मार्केटिंग ले सकते हो, क्योंकि माल आपको बाजार से मिल जाएगा, और आप माल को शाम तक बेच के और उससे पैसा लेके दुकानदार को दे दोगे। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आप बिना पूंजी के काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन सेल्समैन बनने से पहले आपको अपनी शर्म घर छोड़ के आनी पड़ती है। तो वही जो मैंने पहला पॉइंट कहा, शर्म एक बहुत बड़ा हमारे बीच में बाधक है। जो व्यक्ति शर्माता है ना, वो जीवन में अधिक कामयाब आसानी से नहीं हो पाता। शर्म या किसी भी प्रकार का तिरस्कार, उससे अगर कोई व्यक्ति डरता है या झिझकता है तो ये व्यापार में बहुत बड़े बाधक है। सबसे पहले तो हमें सबके साथ सहज होकर बोलना सीखना पड़ेगा। तो इंट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है सर, लेकिन अगर कोशिश करें तो एक इंट्रोवर्ट भी बड़ी आसानी से एक्सट्रोवर्ट बन सकता है। ये कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं। सूर्यवंशी जी ने भी बताया, वो बचपन में बड़े इंट्रोवर्ट थे। अपने आप जब वो गुमटी में बैठकर काम करते रहे तो अपने आप एक्सट्रोवर्ट हो गए, और अब तो वो इतने एक्सट्रोवर्ट है कि वो ही इज द मास्टर स्टोरी टेलर। हाँ जी। और वो एक आईएएस ऑफिसर को ये समझा सकते हैं कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, एक 8वीं पास लड़का एक आईएएस एस्पायरेंट या एक आईएएस ऑफिसर एक्चुअल ऑफिसर को, हाँ एक्चुअल ऑफिसर को ये सिखा रहा है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। हाँ जी। तो ये तो कमाल है ना सर। अच्छा, उनकी एक और क्वालिटी मैंने देखी, वो एक साथ कई काम करते थे, दिन में काम करते थे, रात में भी काम करते थे। सर ये वही जो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि हार्ड वर्क, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। वो एक और बहुत अच्छा काम करते थे, वो देखते थे कि मेरा जो ये काम है इससे जुड़ा हुआ दूसरा कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कि काम 5 गुना हो गए, मेहनत 5 गुना नहीं होगी। मेहनत 1.5 से 2 गुना हो। जैसे पहले वो एक कोरियर की चिट्ठियां बांटते थे, तो उन्होंने 5 कोरियर्स ले लिए जी, कहते प्रॉफिट 5 गुना हो गया, हाँ, मेहनत सिर्फ 2 गुनी हुई। तो ये एक बहुत जरूरी है कि गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। अच्छा, फिर उनका ग्राहक बढ़ाने का तरीका भी कितना इनोवेटिव है और कितना जबरदस्त है। हाँ, कि वो अपने ग्राहक कैसे बढ़ाएं। भाई कॉमिक्स तब किराए पे जाएंगे जब बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, तो बच्चों को पढ़ने की लत डाल दो। हाँ जी। मतलब बाद में नोवेल, कॉमिक्स, ये सब उन्होंने, कॉमिक्स नहीं, नोवेल और ये पत्रिकाएं, लेकिन शुरू उन्होंने कॉमिक्स से किया, सबसे बेसिक चीज से। पत्रिकाएं बेचना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो वहां से नोवेल आए, फिर गंभीर साहित्य तक पहुंचे, और वो सब उन्होंने खुद भी पढ़ा, सिर्फ पढ़ाया नहीं, खुद भी पढ़ा। और उस दिन जब मैं किताबों की बात कर रहा था, तो ऐसी ऐसी किताबें जो हार्वर्ड में एमबीए पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ रखी हैं। मैं जब नाम बता रहा था, माइकल पोर्टर और पीटर, हाँ जी, और
वो सब अवेयर थे, मतलब ऐसा नहीं था कि, इसलिए मैंने कहा कि उनकी बात सत्य है, क्योंकि वो जानते थे, वो किसी भी नाम पे ना चौके, और उन्होंने किताबों के नाम मुझे सही सही बताया। वैसे उन्होंने उस वीडियो में नहीं बताया, पर मैं आपको बता दूं, जयराम रमेश उनकी वो सूर्यवंश लाइब्रेरी के मेंबर थे। हाँ जी, और बाकी एक और थे, उनका नाम मैं भी नहीं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स उनके आए, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स उनकी लाइब्रेरी के क्लाइंट्स। उनकी गर्लफ्रेंड का तो हम खुलासा कर ही नहीं सकते, वो तो बम फट जाएगा। उनके नाम पे ऑलरेडी कई कई स्कैंडल है। हाँ, तो अच्छा, तीसरी एक ना उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी हाँ जी, जो मैंने देखी कि वो जो उनका इनोवेशन था ना, और ही कुड सी एन अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर। एवरीवेयर। अच्छा, उन्होंने कभी संसाधनों का रोना नहीं रोया कि मैं तो सवर्ण हूँ, रिजर्वेशन, हाँ जी, हाय मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं तो जी। बहुत गरीब हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर। है। हाँ जी, और उन्होंने बोला मैं डिक्शनरी लेके बैठ जाता हूँ, चाहे मुझे किताब में 5 घंटे लगे, हाँ और जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है, कोई भी किताब हिंदी में आती है तो मैं खरीद लेता हूँ। हाँ तो लाइब्रेरी बनी भी इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पढ़ने का शौक था, वही मैं फिर से पीछे जा हाँ। रहा हूँ। तो खुद के शौक को उन्होंने पूरा करते करते अपने संसाधन नहीं, जुटा अब एक देखिए ना, लिए। हाँ जी, मोतिहारी में बच्चों की कॉमिक्स वाली लाइब्रेरी से जयराम रमेश हाँ जी, लायक लाइब्रेरी में जो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे को बड़ा बनाना। हाँ जी, छोटे को बड़ा बनाना, हाँ जी, जरूरत के हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज करना। हाँ जी। तो सर ये संभव इसलिए हुआ कि वो जो, मैं एक फिर छोटी सी इसमें बात जोड़ूंगा जी जी। हम अपने धर्म में हमेशा बात करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने उसको अपने व्यापार की फिलॉसफी में उतार लिया सर। वो व्यापार सिर्फ बनाते नहीं है, सिर्फ व्यापार चलाते नहीं है, जब समय आता है ना, उन्हें लगता है व्यापार भविष्य में नहीं चलेगा, हाँ, वो उसे नष्ट भी खुद ही करते हैं। वो आप उस वीडियो में उन्होंने नहीं बताया, अगली बार जब वो मिलेंगे तो मैं हाँ जी, आपको एक पूरा एपिसोड उसमें बनेगा। हाँ उन्होंने जी, बीमा बेचा है, हाँ लाइफ जी, इंश्योरेंस बेचते थे, और वो बता रहे थे मुझे कि उन्होंने अपने लिए स्पेशल कमीशन की रेट्स तय कराई थी हाँ उस जी, ब्रोकर से। हाँ जी, वो किसी ब्रोकर के लिए बेच रहे थे, हाँ जी, एंड दैट वाज 40%। 40%। एंड 6 महीने में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बीमा बेचा था। हाँ जी, तो 60 लाख रुपए कमीशन। मैंने हाँ उनसे जी, पूछा कि इतना सक्सेसफुल आप थे इंश्योरेंस सेलिंग में, तो आपने बंद क्यों किया? उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे लगा कि मैं कहीं कहीं में झूठ बोलता हूँ, और इसमें हाँ, ग्राहक से कुछ झूठ बोलना पड़ जाता है, हाँ जी, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस थे जो उन्होंने बंद किए या किसी को दे दिए। तो वही कहा जी, ना कि वो सिर्फ सृजन में नहीं, हाँ, वो विनाश में भी यकीन हाँ करते हैं। विनाश में भी वो यकीन करते हैं। हाँ जी, और ही फेल्ड इन सो मेनी बिजनेसेस। वेंचर। हाँ जी, एक चली चलाई गुमटी वहां जो हाँ जी, बंद की हाँ जी। उन्होंने, तो वो फेलियर से कभी डरे नहीं। और सर इसमें मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगा हाँ कि हम कहीं ना कहीं ब्रह्मा भी बन जाते हैं, विष्णु भी बन जाते हैं, हम सृजक भी है, पालक भी। हम विनाशक बनने से डरते हैं, हम अपनी चीज को छाती से लगा के बैठ जाते हैं कि नहीं, और जब तक बाजार पूरा ठप नहीं हो जाएगा हम उस व्यापार से चिपटे रहेंगे। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई सर। मोजर बेयर सीडी बनाती थी, बड़ा ब्रांड था। बहुत बड़ा ब्रांड था। हाँ, यस। और वो नुकसान में जब जाने लगी तो उसको लगा नहीं नहीं यार, ये तो ऐसे ही है, ये दोबारा उभरेगा, दोबारा उभरेगा। वो सच्चाई देखकर भी इसको नकार रहा है कि अब पेनड्राइव इतनी सस्ती हो चुकी है, कोई सीडी नहीं खरीदता है। वो अपने उससे चिपटे रहे, यार इतना बड़ा ब्रांड बनाया था, मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिरी में वो जो भी उन्होंने जीवन में कमाया वो सब आखिरी में बेच के बर्बाद हुए। लोग क्यों दिवालिया होते हैं? क्योंकि वो समय पे शिव नहीं बन पाते। हाँ, समय रहते नहीं छोड़ पाते। हाँ जी, तो शिव बनना बहुत जरूरी है। जो शिव विनाश करते हैं तो उससे और खूबसूरत सृष्टि दोबारा बनती है। अगर हम विनाश के लिए आज तैयार नहीं है तो नई सृष्टि नहीं निकलेगी। सर इसमें एक छोटी सी कहानी सोनी की मैं बताना हाँ चाहूंगा। बताइए। सर सोनी कॉरपोरेशन हम जानते हैं, इतनी मशहूर कंपनी है जापान की। सर सोनी 1990 में 1990 में विश्व की नंबर 1 कंपनी थी टीवी में और ऑडियो प्रोडक्ट्स में। और 1990 में सोनी इतने बड़े गैप से आगे था कि कोई सोच नहीं सकता था। तो सोनी उसी समय जब वो नंबर 1 थे और बहुत लंबे समय से नंबर 1 थे, उन्होंने सोचा कि आज तो मैं नंबर 1 हूं, किंतु नई नई कोरियन कंपनी सैमसंग, एलजी ये बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में ना ये अच्छा कंपटीशन देगी। व्यापार करने का मजा नहीं रहेगा, मार्जिन नहीं रहेगा। इनके कंपटीशन में मुझे भी रेट कम करने पड़ेंगे। आज तो मैं एक छत्रराज कर रहा हूं, लेकिन ये एक छत्रराज 5-7 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तो उन्होंने 1990 में डिसीजन लिया कि इस व्यापार को तो हम चलाएंगे, लेकिन ध्यान अब नए व्यापार पे देना शुरू करेंगे।
ताकि जब तक ये व्यापार ढीला पड़ेगा तब तक हमारा दूसरा व्यापार पैसा देने लगेगा। तो सर 1990 में उन्होंने डिसाइड किया, 1990-91 के आसपास हम वीडियो गेम में जाएंगे, और वीडियो गेमिंग में सोनी घुस गया सर, रिसर्च करने लगा, काम करने लगा। उन दिनों में निंटेंडो और दूसरी कंपनियां चलती थी, और सर वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में 1995 या 96 तक वो प्ले स्टेशन लेकर आए, और वो प्ले स्टेशन इतना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट साबित हुआ, पूरे टीवी ऑडियो सबके रेवेन्यू को पार करके, और जीरो से उन्होंने एक नई चीज क्रिएट की सर। तो ये होता है समय रहते व्यापार की परख करना, कि ये व्यापार आज से कितने साल और चलने वाला है। ऑडियो कैसेट सर जब खत्म हुई तो 5 साल भी नहीं पकड़े, ऑडियो कैसेट 40 साल से चल रही थी, लेकिन जब सीडी आई तो सीडी ने 5 ही साल में पूरी ऑडियो कैसेट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। और जब पेनड्राइव आई तो पेनड्राइव ने ऑडियो सीडी को कितना टाइम लगाया सर, 2 साल में खत्म कर दिया। और अब पेनड्राइव भी खत्म हो गई है, मतलब ऑडियो जो है अब सब डाउनलोड करते हैं गाने। हाँ। और अब तो डाउनलोड भी खत्म हो गए, अब तो क्लाउड से सुनने लगे, हम सीधा ऑनलाइन ही सुनने लगे, इंटरनेट। तो सर देखिए इंडस्ट्री कितनी तेजी से बदली। तो आज का हमारा जो व्यापार है ना, बड़ी तेजी से बदलता है। तो इसलिए तो शिव का होना बहुत जरूरी हो गया है कि हम बड़ी तेजी से पहचान लें कि ये व्यापार 5 साल और चलेगा, 10 साल और चलेगा। अगर आप व्यापार के नष्ट होने के बाद व्यापार से निकलेंगे तो आप दिवालिया होकर निकलेंगे, समय रहते निकलेंगे तो मुनाफे के साथ निकलेंगे और पैसा लेकर निकलेंगे। उस पैसे से आप कुछ ना कुछ कर भी पाएंगे। सर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको भारत सरकार कहती है एग्जिट पॉलिसी। भारत एग्जिट पॉलिसी के मामले में बड़ा ही पीछे है। जापान, अमेरिका, इजराइल ये आगे क्यों है? ये एग्जिट पॉलिसी में बड़े तेज है, ये बड़ी जल्दी नब्ज पहचान जाते हैं। सर IBM इतनी बड़ी कंप्यूटर कंपनी, उन्होंने लैपटॉप की पूरी अपनी डिवीजन चाइनीज लेनोवो को बेच दी, और वो बहुत पहले बेच दी 2003 के आसपास। उस समय तो PC इतना बड़ा मार्केट था, लेकिन IBM बोला यार इतने नए नए कॉम्पिटिटर आ गए हैं कि मार्जिन खत्म हो गया और बिना मार्जिन के काम नहीं करेंगे। तो वो कंसल्टेंसी में, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर सिस्टम में घुस गए। जिस बिजनेस में तब घुसे ना सर, किसी ने सोचा नहीं था। और आज जब हम ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, तो सब कुछ IBM से लेना पड़ता है हमें। उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर IBM बनाता है। विश्व के हर देश में, हर शहर में IBM के सिस्टम पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो IBM उससे 10 गुना बड़ी कंपनी हो गई सर। अच्छा, मैंने एक चीज आपने नोट की उनकी वीडियो से, he was a great traveler। हाँ जी। वो भटके बहुत हैं। पार्क में जब जगमोहन जी थे, वो मिले, तो जगमोहन जी ने कहा कि अरे भटको, घूमो, दिल्ली घूमो। और वो 3 महीने तक DTC की बसों में दिन रात घूमते रहे और पार्कों में सोते रहे। हाँ जी। मैंने उनसे बात की थी, क्योंकि मैं उनके साथ पूरा 3 दिन रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि साहब वो जो मेरा दिल्ली में भटकना था, और सिर्फ वो दिल्ली में नहीं भटके, उसके बाद वो ये बताते हैं कि उन्होंने पूरा साउथ का एक एक चप्पा चप्पा छान रखा है। हाँ जी। और फेसबुक पे ना मैंने एक ग्रुप बनाया था, जीरो बजट ट्रैवलर्स ग्रुप। तो उस पे बड़ी चर्चा हुई, बड़ा विमर्श हुआ फेसबुक में, और सबने कहा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, हाउ कैन यू ट्रैवल इन जीरो बजट, आप लोगों को भिखारी बना रहे हो, आप लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हो। मैंने कहा भाई इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, व्हाट इज जीरो बजट ट्रैवल। हाँ जी। तो उस पर बड़ी लंबी चर्चा हुई मेरे यूट्यूब पे। आप हाँ जी, लोग ये नहीं समझ पाए कि ढूंढिएगा फक्कड़ क्या ऐसे ना, हाँ फक्कड़ घुमक्कड़, हाँ फक्कड़ घुमक्कड़ ग्रुप, जीरो बजट ट्रैवलर्स ग्रुप करके एक ग्रुप है। हाँ जी, उसका लिंक हम डाल देंगे। लिंक हम डाल देंगे इसमें। हाँ जी। तो मेरी जब साहिल भाई से बात हुई तो वो कहते साहब सर्कुलर जर्नी का टिकट रेलवे का सेकंड क्लास तो कितना सस्ता बनता है, बताओ आप 500, 700, 800, 1000 रुपए में पूरा हिंदुस्तान घूम लो। हाँ जी, हाँ जी, है ना, उसका टिकट बना के, पूरा सर्किट बना के। तो वो कहते हैं कि मैं साहब अपने झोले में 5 किलो चिवड़ा भर लेता था, और वही नमक और मिर्ची, और वो खाता खाता मैं कहते पूरे हिंदुस्तान घूम लिया, भंडारे खा लिए, गुरुद्वारों में खाना खा लिया, प्लेटफॉर्म पे लुंगी बिछा के सो गए, पूरा हिंदुस्तान वो घूमते रहे। वो जो था भटकना था ना, वो जो ट्रैवलिंग थी उनकी, वो जो चप्पा चप्पा घूमना देखना था, उस घुमक्कड़ी ने साहिल सूर्यवंशी को साहिल सूर्यवंशी बनाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये तो आपसे बेहतर सर कौन बात करेगा, आप खुद बड़ा घूमते हैं। मैं खुद बहुत बड़ा घुमक्कड़ रहा हूँ, और मैं हमेशा पेरेंट्स को ये प्रमोट करता हूँ कि अपने बच्चों को ये लग्जरी ट्रैवल नहीं, प्लान ट्रैवल नहीं, जाओ बेटा वहाँ पे हमने रिजर्वेशन करा दिया इस ट्रेन में AC में, और फिर वहाँ जाके होटल बुक और वहाँ जाके टैक्सी बुक है, ये वाली नहीं, वो साहिल सूर्यवंशी वाली घुमक्कड़ी। हाँ, लेकिन सर एक बात मैं सिर्फ जोड़ूंगा कि कोई भी दर्शक ये ना समझे कि मैं बेवकूफ़ों की तरह कहीं भी रात में 2:30 बजे पैदल चल रहा हूँ। अपनी सेफ्टी को इग्नोर मत कीजिएगा। हाँ हाँ। तो
अब अच्छा दूसरी एक चीज हाँ जी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हाँ जी। उस आदमी में शर्म बिल्कुल नहीं थी। सर ये बहुत जरूरी फैक्टर है, मतलब हम इसको इग्नोर ना करें जितनी सेल्स में हाँ या जी, लाइफ में, लाइफ में देखिए सर। हाँ लाइफ जी। में किसी भी उसमें, हाँ जी। ये जो ईगो आप अपने, हाँ सर, ईगो कह लीजिए, स्वाभिमान कह लीजिए, उसको अच्छा अन्य नामों से ले लीजिए, लेकिन इसको आपको घर छोड़ के आना पड़ता है जब आपको व्यापारी बनना है या सेल्समैन बनना है। अच्छा, दूसरी बात है वो आदमी असफलता से कभी नहीं डरा। हाँ जी। बिजनेस चलाया, बंद हो गया, गिर गया, किसी न किसी कारण से हाँ खत्म हो जी। गया, फिर से नए उसी, सब कुछ जल के भस्म हो गया, हाँ उसी जी। राख से फिर से खड़ा हो गया। बिल्कुल सर। और सर एक बड़ी खास बात, वो आज एक अच्छे स्तर पे है, लेकिन उसे अपने जीवन में जो भी हुआ उस पर शर्म नहीं, गर्व है। हाँ वो बड़े मतलब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि एक समय था जब मुझ में से बदबू आती थी, लोग पास नहीं बैठाते थे, 1 महीना हो जाता था, कभी कभी कपड़ा अच्छे से धुल नहीं पाता था क्योंकि मेरे पास साधन संसाधन नहीं था। मैं एक ही तरह का कपड़ा पहन कर रहता था जब वो गुमटी में थी। तो वो, उनको आज इस बात को बताने में शर्म नहीं है, अपनी संघर्ष यात्रा वो सबसे शेयर करते हैं और इस पर बड़ा प्राउड फील करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। ये भी एक पॉइंट वो है। बता रहे हाँ थे जी। गुमटी में वो रहते थे, शायद उन्होंने वीडियो में भी बताया हाँ जी। कि एक ही जोड़ी कपड़ा था, उसी एक ही को जोड़ी। रात को धो के हाँ पानी जी। में ऐसे करके सुखा हाँ जी। देते थे और सुबह उसको हाँ, पहनते वो थे। पानी में धो के सुखाते थे, वही उन्होंने बताया ना कि मैं अच्छे से धो नहीं पाता था क्योंकि वॉशिंग पाउडर और वो ब्रश व्रश मेरे पास नहीं था, तो वो कपड़े में हल्की हल्की स्मेल फिर भी रह जाती थी, आप निचोड़ तो देंगे मतलब, तो वो कभी कभी कपड़ा महकता था, लेकिन मुझे आज उस बात का कोई गुमान नहीं है कि कभी मैंने ऐसे पहना। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने अतीत से कभी भी घृणा ना करें कि हमने कभी छोटा काम किया तो मैं उसे शर्म करूं, मैं छुपाऊं। बहुत सारे लोग जब सफल होते हैं तो अपने जमीन से पैर उठा लेते हैं, उनके जब पैर अभी तक जमीन पे पूरी तरह टिके हैं और अच्छे जमे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने किसी किस्म के सपोर्ट का, कोई नहीं। गॉडफादर नहीं है, नहीं। कोई उनको पूंजी का सपोर्ट देने हाँ वाला, जी। मैं मुझे तो लोन नहीं मिलता, मेरे पास हाँ जी। पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, हैं? हाँ जी। सर आप लोन देने वाला छोड़िए, वो तो बता रहे थे मैं 9 लाख का लोन सर पे लेके आया था, वो भी हाँ 60% ब्याज पे। हाँ हाँ। तो वो तो एक तरह से पहाड़ सर पे लेकर आए थे, धीरे हाँ धीरे उसे उतारा। हाँ तो मिलना तो दूर, उनका तो जा रहा था। हाँ कर्जे उतार रहे थे बड़ी मुश्किल से कमा कमा हाँ। कर, तो क्योंकि हाँ साहिल सर। भाई, ये वीडियो हो गया साहब 32 मिनट का। हाँ तो जी। मैं हमने ये डिसाइड किया कि अभी तो साहिल जी वहाँ होली मनाने घर गए हाँ हुए जी। हैं, हाँ जी। जब वो वापस आते हैं ना, हाँ तो जी। आप तो यहीं दिल्ली में रहते हो, हाँ जी। आप उनके साथ ना रेगुलरली वीडियोस बनाते रहना, और मैं हाँ जी। चाहता हूँ ना कि उनकी कुछ इंटरेक्टिव क्लासेस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाए हाँ जी। और यूथ आए और उनसे मिले, समझे हाँ कि जी। हाउ कुड ही डू दिस और हाउ कैन ही हेल्प आवर यूथ टुडे। जी। आप इस विषय में और कुछ कहना चाहते हैं? लेट्स कंक्लूड। सर एक्सप्लोरेशन में मैं थोड़ा सा कहना हाँ चाहूँगा सर। बताइए। सर जैसे आप एक्सप्लोरेशन की बात कहते हैं ना, मुझे भी मेरे पिताजी घर से पुश करते थे कि मेरे पास डीटीसी का पास था, ट्रेन का पास था, और कहते थे बेटा पन्नी में अपनी रोटी बांध के ले जा 2 टाइम की, तुझे कुछ नहीं चाहिए, ट्रेन फ्री, ट्रेन से उतरते बस फ्री, 2 महीना घर पे नहीं रहना, अपनी किताब बैग में डाल निकल जा, घर से निकल, ट्रेन में बैठ, मन कर रहा है किताब पढ़, किताब नहीं पढ़नी है लोगों से बात कर, नहीं तो लोगों की बात सुन, लेकिन दुनियादारी सीखेगा इससे तू। और यस। मैं पूरे 2-2 महीने जब कॉलेज में था, मैं किताब लेके निकल जाता था, जब मन करा पढ़ ली, 3 घंटा पढ़ ली, 2 घंटा पढ़ ली, बाकी टाइम लोगों से बात कर रहे हैं या लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं, करने से। ये ना हाँ कुछ लोग कहते हैं ना स्ट्रेंजर से बातें, स्ट्रेंजर से बात करके बहुत कुछ सीखने को सर, मिलता जो है। ये शर्म वाली बात कर रहे थे ना, झिझक खुलती है सर इससे। हाँ और झिझक जब खुलती है ना, तो ये आपके जीवन में सफलता की राह भी खोलती है कि आप किसी से भी जाके बात कर सकते हैं, किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे मेरा जीवन में बड़े सारे बहुत ही मशहूर हस्तियों के साथ इंटरेक्शन हो पाया, अदरवाइज वो कभी नहीं हो पाता। तो मैं मनमोहन सिंह जी से भी मैंने बात की है सर, अमर्त्य सेन से भी मैंने बात की है, वो संभव इसलिए हो पाया क्योंकि मैं हिचका नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि यार 500 लोगों में मैं बैठा हूँ, मैं हाथ उठाऊंगा मुझे कौन माइक देगा, नहीं, मैंने सबसे ऊंचा हाथ उठा उठा के हिलाया, जोर जोर से हिलाया कि माइक मेरे पास ही आया, और आया सर, हर बार आया। मैंने लॉर्ड मेघनाथ देसाई से भी बात की है सर। तो दिल्ली में जितने भी ये सीरी फोर्ट में और इधर ऑडिटोरियम में जितने भी टॉक शो होते हैं सर, मैं जाता था, ऑडियंस के तौर पे जाता था, और 1-2 बार मैं एज ए स्टूडेंट भी गया हूँ क्योंकि मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, तो हमारा थोड़ा सा एक एक्सेस था कुछ जगह पे जहाँ आम पब्लिक का नहीं हो पाता। तो लेकिन उसमें भी एक 500 की भीड़ में जो वो झिझक शायद निकली ना, वो शुरुआत के ट्रेवल से निकली। मैं बस उस पॉइंट पे आ रहा जी। था। तो घुमकड़ी आप भी कीजिए, लोगों से बात कीजिए, ये बड़ा जरूरी है जीवन में। आप इसको ये मत समझिए कि ये टाइम आप व्यर्थ कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं कर नो रहे नो, हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग। हाँ जी। तो साहब आज के लिए इस टॉपिक में इतना हाँ ही। जी। हम साहिल जी से फिर से आपसे
मिलवाएंगे, उनसे बात करते रहेंगे हम। और साहिल जी से आपने क्या सीखा या आपके क्या डाउट्स हैं, आप क्या उनसे जानना चाहते हैं, आप उनसे क्या सीखना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में हमें हेल्प मिले। बिल्कुल सर, और मैं साहिल जी से मिलता रहूँगा और समय समय पर मैं अपडेट करता रहूँगा, और आप अपने चैनल पे लिंक डाल दिया करना सर। तो मुझे लगता है इस वीडियो को खत्म किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही था इस टॉपिक पे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले टॉपिक फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।